नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मार्च करंट अफेयर्स समसामयिकी के बारे में। इस मार्च के करंट अफेयर्स को दो पार्ट में बनाएंगे। पार्ट 1 पार्ट बी में लगभग 60 टॉपिक इसको कवर करेंगे। इस महीने मार्च महीने की 2024 की जो भी उस समय की प्रमुख घटनाएं हैं उसको इन वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो लोग इस चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब शेयर करें। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024। भारत का पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत डिस्पोजल प्लास्टिक उत्पादों के निर्माताओं के लिए उन्हें बायोडिग्रेडेबल के रूप में लेबल करना अधिक कठिन होगा। अपडेटेड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के अनुसार अब यह आवश्यक है कि जैव न्यूनीकरणीय प्लास्टिक न केवल अपशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित हो, बल्कि इसके पीछे कोई सूक्ष्म प्लास्टिक भी न छोड़े। बायोडिग्रेडेबल और कंपोजिट प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तकनीकी समाधान की व्यापक श्रेणियां हैं। जैव न्यूनीकरणीय प्लास्टिक को बेचे जाने से पहले चारित किया जाता है और जब उन्हें फेंक दिया जाता है तो उनमें अपेक्षा की जाती है कि वह समय के साथ स्वाभाविक रूप से विघटित खत्म हो जाएंगे। हालांकि अभी तक यह निर्धारित करने के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया कि पूरी तरह से विघटित होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब इसके तहत अगर कोई प्लास्टिक की वस्तु बनाई जाती है और उसके बाद उसका यूज होने के बाद अगर उसको जमीन के अंदर या कहीं फेंक दिया जाता है तो वो धीरे धीरे समय के साथ वो विघटित खत्म हो जाती है। लेकिन अभी उसको प्रक्रिया को जांचने का ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया गया है। दूसरी ओर कंपोस्टेबल प्लास्टिक विघटित तो होता है, लेकिन इसके लिए औद्योगिक या बड़े नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की नई परिभाषा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 नए संशोधन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित किया है जो न केवल मिट्टी या लैंडफिल जैसे अपशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित होते हैं, बल्कि पीछे कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ते हैं। माइक्रोप्लास्टिक और प्रदूषण। माइक्रोप्लास्टिक जिसे 1 mm से 1000 UM के बीच आयामों वाले पानी में अघुलनशील ठोस प्लास्टिक कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि हाल के वर्षों में नदियों और महासागरों को प्रदूषित करने वाले प्रमुख कारणों स्रोत के रूप में है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक बढ़ता ध्यान केंद्र सरकार 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और अन्य उपायों के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को अपनाने की सिफारिश करने के बाद आया है। मतलब सरकार की ये कोशिश है कि जो प्लास्टिक सामान बनाया देश के अंदर बनाया जा रहा है वो ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए जिससे कि वो समय के साथ साथ वो प्रकृति में खत्म हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो हजारों 100-200 वर्षों तक अगर जमीन में पड़ा है तो वो ना तो घुलेगा, ना खत्म होगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा, वो उसी अवस्था में रहेगा। इससे मृदा प्रदूषण होता है और अगर उसको जलाया जाता है तो उससे जलन से गैसें निकलती हैं। तो सरकार की ये कोशिश है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो पन्नी और ऐसी चीज़ें हैं इन पर तो रोक ही लगा दिया है, लेकिन अब ये कोशिश है कि ऐसे प्लास्टिक का निर्माण किया जाए जो जमीन के अंदर पड़े पड़े ढेरी समय के साथ वो अपशिष्ट मतलब वो खत्म हो जाए। भारत में टीबी के मामलों में 16% की गिरावट दर्ज की है एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट के द्वारा। एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 22 तक अधिक टीबी की घटनाओं में 16% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक गिरावट 9% से अधिक है। भारतीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 ने यह बताया है कि पिछले वर्ष टीबी के 25.25 लाख मामले सूचित किए गए हैं, जो 1960 के दशक में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी के लॉन्च होने के बाद सबसे अधिक हैं।
पिछले वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश टीबी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद बिहार का स्थान है। कुल सूचित मामले में 8.4 लाख मामले निजी क्षेत्र से थे, जो 2022 में 1.17 की वृद्धि और 2017 में उल्लेखनीय वृद्धि है। उपलब्धियां और मील के पत्थर। भारत ने 2023 तक प्रति लाख जनसंख्या पर 179 मामले दर्ज किए थे, जिसके कवरेज अंतराल घटकर 0.2 मिलियन रह गया है। कार्यक्रम के तहत बहु औषधि प्रतिरोध टीबी MDR टीबी के 63,929 मामले का निदान किया है। 2023 में सक्रिय केस फाइंडिंग प्रयासों के तहत टीबी के संकेत लक्षणों के लिए 20.5 करोड़ अधिक व्यक्तियों की जांच की गई है। 2000 में असूचित टीबी मामलों में 60.7 पुरुष और 29.2 महिलाएं और 0.04% ट्रांसजेंडर हैं। T+0 ट्रेडिंग निपटान चक्र क्या है? हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BCI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने वैकल्पिक आधार पर इक्विटी सेगमेंट में T+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र में ट्रेडिंग शुरू की है। यह नया सेटलमेंट चक्र मौजूद T10 सेटलमेंट चक्र के अलावा ट्रेड के उसी दिन सेटलमेंट की अनुमति देता है। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने इस लघु अवधि निपटान चक्र के शुभारंभ के लिए परिचालन निर्देश दिया है। भारतीय शेयर बाजार ने ये नियम लागू किया है T+0। पहले T+1 था। मतलब यह है कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो पहले क्या नियम था कि अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा है तो वो 24 घंटे से 48 घंटे के बाद आपके अकाउंट में दर्ज होता था। मतलब आपके अकाउंट में वो 24 या 48 घंटे के बाद दिखता है। लेकिन अब क्या है कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो सेम डे ही आपके अकाउंट में उसको डेबिट और क्रेडिट करना होगा। T0+ ट्रेडिंग निपटान चक्र क्या है? T0+ ट्रेडिंग सेटलमेंट चक्र, जिसके उसी दिन सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है, ट्रेड के उसी दिन फंड और सिक्योरिटीज के क्लियरेंस और सेटलमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है। इस चक्र के तहत ट्रेड का सेटलमेंट T+0 मार्केट के बंद होने के बाद उसी दिन होगा। अगर निवेशक को कोई शेयर बेचते हैं तो उन्हें उसी दिन खाते में पैसा जमा हो जाएंगे और खरीदार को लेन देन के दिन उसी दिन उसके डीमैट खाते से पैसा कट जाएगा। इससे लाभ क्या होगा? लागत और समय क्षमता। इससे लागत कम आएगी और समय बचेगा। निपटान का चक्र छोटे होने से व्यापार निपटान में जुड़े समय और लागत में कमी आएगी। शुल्कों में पारदर्शिता, निवेशकों और उनके व्यापार से जुड़े शुल्कों में बेहतर जानकारी उपलब्ध होगी। मजबूत जोखिम प्रबंधन। T+0 चक्र क्लियरेंस का ऑपरेशन और समग्र प्रबंधन बाजार परिस्थिति के तंत्र में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करेगा और निवेशकों के लिए लचीलापन होगा। बाजार की क्षमता में वृद्धि होगी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एप्सा का विस्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। यह निर्णय उन पूर्वोत्तर राज्यों कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को समीक्षा के बाद लिया गया है। एप्सपा जो कानून है, इसके द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों या जो उग्रवादी, जहाँ पे उग्रवाद या नक्सलवाद की समस्या है, वहाँ पे इसको लागू किया जाता है। इससे सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं ताकि वो उग्रवादियों की धरपकड़, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो प्रभावी कार्रवाई कर सकती हैं। मतलब उनको राज्य से कोई परमिशन नहीं ले सकती या जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसके बिना कोऑपरेशन के भी वो कार्रवाई कर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में एप्सपा को निम्नलिखित क्षेत्रों में 6 महीने के बढ़ा दिया गया है। तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले हैं। असम की सीमा से लगे नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। नागालैंड में 8 जिले, दीमापुर, न्यूलैंड, चुमुके, दिमास, मोन, किफरे,
नोकलाक, फेक और पेरेन है। कुल 16 जिलों में वाले नागालैंड में 5 अन्य जिलों में 21 पुलिस थाने इसके दायरे में लाए गए हैं। एफस्पा के अंतर्गत शक्तियां सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 अशांत मानने वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। एफस्पा के अंदर सशस्त्र बल कर्मियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने का अधिकार देता है। एफस्पा का घटता दायरा अप्रैल 2022 में केंद्र ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई हिस्सों में एफस्पा के तहत आसान क्षेत्रों की संख्या कम कर दी है। 2015 में त्रिपुरा, 2018 में मेघालय और 2080 के दशक में मिजोरम इस अधिनियम को हटा लिया गया था। इन कटौतियों के बाद जम्मू और कश्मीर में एफस्पा लागू है। मतलब इसको वहां लगाया जाता है, यहाँ उग्रवाद की समस्या है। इससे सैनिक विशेष सशस्त्र बलों को अधिकार मिल जाता है कि वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, वो अचौक निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और जरूरत अगर बलवा नहीं थम रहा है या तो वो गोली भी चला सकते हैं। तो अभी काफी इसका क्षेत्र कम हो गया है, पहले लगभग पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में था। LCA तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान की पहली उड़ान दिन हमारे देश में इंडियन एयरफोर्स के लिए मेक इन इंडिया के तहत भारतीय लड़ाकू विमान बनाया जा रहा है तेजस। तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान जो है हुई है 28 मार्च 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरी की है। अपनी पहली उड़ान के दौरान विमान 15 मिनट तक हवा में रहा। तेजस हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। यह अपने वर्ग के समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में सबसे छोटा है और सबसे हल्का है। तेजस को हवा से सतह सटीक निर्देशन, स्टैंड ऑफ हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और उसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 3500 किलोग्राम है। तेजस के विभिन्न संस्करण हैं। तेजस के कई संस्करण हैं जिनमें प्रत्येक विशेष संबंध और क्षमताएं LCA तेजस के मुख्य संस्करण है। तेजस मार्क 1 प्राथमिक परिचालन मंजूरी ISU संस्करण समित क्षमताओं और हथियारों के साथ। तेजस मार्क 1A मार्क 1 का उन्नत संस्करण है। इसमें उन्नत एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं और व्यापक श्रेणी के हथियार ले जाने की क्षमता है। तेजस मार्क 2 मध्यम वजन वाला लड़ाकू विमान या अधिक शक्तिशाली इंजन, बढ़ी हुई पेलोड क्षमता और उन्नत एवियोनिक्स के साथ उल्लेखनीय रूप से उन्नत संस्करण है या भी विकास के अधीन है। तेजस नेवी LCA नेवी तेजस का एक संस्करण भी बनाया जा रहा है जिसे वाहन संचालन के लिए डिजाइन किया गया है और ये नौसेना के उपयोग के लिए मौजूद एयरफ्रेम उपलब्ध कराएगा। तेजस ट्रेनर LCA तेजस को 2 सीटों वाला प्रशिक्षण संस्करण जिसे पायलट प्रशिक्षण और परिचय के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये तेजस के कई सारे वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और तेजस नेवी LCA नेवी और ट्रेनर विमान, जिसमें तेजस जो ट्रेनर विमान होगा उसमें पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तेजस नेवी जो होगा वो नेवी के काम आएगा, इंडियन नेवी के जो भारत के लड़ाकू विक्रांत और विक्रमादित्य जो वो हैं पानी वाले जहाज हैं जिन पे हवाई जहाज लड़ाकू विमान उतरते हैं, वहाँ पे इनकी तैनाती की जाएगी। और बाकी जो इंडियन भारतीय थल सेना या भारतीय वायुसेना के लिए ये बनाया जा रहा लड़ाकू विमान है जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है और ये अपने तरह का सबसे छोटा विमान है और ये दुनिया के किसी भी रडार में ये बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। LCA तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान को राजस्थान के बीकानेर, पाकिस्तान की सीमा के पास नए नल एयरबेस पर तैनात किए जाने की संभावना है। विमान के पहले स्क्वाड्रन को नल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है ताकि यह पश्चिमी दुश्मन के संभावित खतरों और निगरानी का जवाब दे। तेजस
की ज़रूरत हमें इसलिए है कि इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन रखने की अनुमति है, जिसमें से अभी भारत के पास 31-32 स्क्वाड्रन है। 10-11 स्क्वाड्रन की कमी हो गई है, क्योंकि रूस से बने हुए जो मिग 21 विमान है, उनकी स्क्वाड्रन धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बहुत सारे पायलट उसमें मारे गए हैं, तो स्क्वाड्रन खत्म हो रही है, उनकी जगह इसको तैनात किया जाएगा। तो सरकार तेजी से जो है तेजस को बनाने के काम में लगी है। भारत में उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में जो नेशनल हाईवेज पे जो टोल हैं, जहाँ टोल संग्रहण किया जाता है, वहाँ उसको सैटेलाइट उपग्रह प्रणाली से जोड़ा जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों के लिए उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना की घोषणा की। इस अभिनव प्रणाली का उद्देश्य वाहनों द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल वसूलना है, जो सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से राशि कट लेगा। इस कदम से टोल टैक्स में कमी आने, यात्रा को आसान बनाने और भारत के राजमार्ग बुनियादी ढांचे की समग्र दक्षता में सुधार होने का आशा है। वास्तविक प्रणाली वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करे, जिससे भारत का अपना गगन जीपीएस AI एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम शामिल है, जिसकी सटीकता लगभग 10 मीटर है। सटीक मैपिंग और टोल गणना की सुविधा के लिए वाहनों में एक ऑन बोर्ड यूनिट OBU लगाई जाएगी। यह प्रणाली देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई के निर्देशन को दर्ज करने, टोल दरें निर्धारित करने तथा प्रत्येक वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टोल राशि की गणना करने के लिए डिजाइन, इमेजिंग, प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पर उपयोगी होगी। इसमें चुनौतियां क्या हैं? भुगतान न करने या सिस्टम में हेरफेर करने के मामले में टोल वसूली, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की आवश्यकता, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की सुरक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित गैंट्री के उपयोग के माध्यम से अनुपालन। इसके अलावा फास्टैग से एकीकरण होगा। 16 फरवरी 2021 सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित टोल संग्रह प्रणाली फास्टैग नए उपग्रह आधारित सिस्टम के साथ साथ काम करना जारी रखेगा। उम्मीद है कि OBUS फास्टैग को बदलने के बजाय उसका पूरक बनेंगे, जिससे परिचालन लागत कम होगी और दक्षता बढ़ेगी। मतलब जो फास्टैग है, जो टोल प्रणाली है हमारे देश में, जिससे टोल वसूला जाता है, उसको उपग्रह से जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी गाड़ी जब हाईवे या नेशनल हाईवे पे जाती है तो जितना चलेगी उसी के हिसाब से टोल देना पड़ेगा। इससे लोगों को भी बचत होगी, समय भी बचत होगा, क्योंकि टोल पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है, डीजल पेट्रोल खर्चा होता है, तो लोगों की बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी और इसमें धोखाधड़ी होने की संभावना भी कम रहेगी। भारत अमेरिका त्रिसेना ने संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायफ 2024 का आयोजन किया है। भारत और अमेरिका ने अपनी तीनों सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रायफ 2024 में हिस्सा लिया है। 18 मार्च 2024 को शुरू हुए 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और मानवीय सहायता, आपदा राहत और पारंपरिक संचालन क्षमता को निखारना है। भारत और अमेरिका अपनी तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु सेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं, एक्स टाइगर ट्रायफ 2024, जो 18 मार्च 2024 से शुरू होकर 14 दिवसीय अभ्यास होगा, जिसमें तीनों सेनाएं अपने परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। उसके अलावा कैसे कॉपरेशन हो, इसमें मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। पूर्व टाइगर ट्रायफ एक्स टाइगर ट्रायफ में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ उनके अमेरिकी संरक्षक शामिल हैं, जो अंतर संचालन को बढ़ावा देते हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हैं। बंदरगाह चरण में भाग लेने वाले बलों के बीच संचार, जांच और कमियों के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं और परिचालन तकनीकों का आदान प्रदान इसके द्वारा किया जाएगा। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी में का प्रतिनिधित्व 700 स्वदेशी एकीकृत बटालियन द्वारा किया जाएगा। तीनों सेनाओं के संयुक्त रूप से 700 लोग इसमें शामिल होंगे, जो नए खरीदे गए हथियारों, अत्याधुनिक तकनीकी संसाधनों का प्रदर्शन करेंगे। इस टुकड़ी में
पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, आधे विशेष बल, तोपखाने, इंजीनियरिंग और अन्य सहायक हथियार, साथ ही कई ड्रोन सिस्टम और ड्रोन रोधी उपकरण शामिल होंगे भारत की तरफ से। इसके तहत बंदरगाह और समुद्री चरण, विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण और काकीनाडा में समुद्री चरण। बंदरगाह चरण में भाग लेने वाले बलों के बीच संचार, जांच और कार्मिक आदान प्रदान होगा। 27 मार्च को शुरू हुए समुद्री चरण में एक द्वीपीय देश की ओर से रणनीतिक कदम उठाए जाए, जिसमें जटिल ऑपरेशन के लिए मंच तैयार होगा। तो दोनों देशों की संयुक्त रूप से मतलब तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी। इसमें एक दूसरे की तकनीकों को समझना और उसका आदान प्रदान करना, उसके अलावा परिचालन क्षमता, कैसे कॉपरेशन किया जाए आपदा प्रबंधन में, इसके बारे में जानकारी लेंगी एक दूसरे की सेनाएं। थाईलैंड में विवाह समानता के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। हाल ही में थाईलैंड के संसद ने विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का तीसरा देश बनने के करीब पहुंच गया है। एक दशक से भी अधिक समय से तैयार इस विधेयक को थाईलैंड के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है। संसदीय सत्र के दौरान उपस्थित 415 सांसदों में से 400 ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 10 ने इसके खिलाफ किया। इस विधेयक को अभी भी सीनेट में मंजूरी और राजा के अनुमोदन की आवश्यकता है, तब यह कानून बन सकेगा। इस कदम को पूरे होने के बाद विधेयक 120 दिन बाद प्रभावी होगा। एलजीबीटी मुद्दों को थाईलैंड का प्रगतिशील रूप। एलजीबीटी इस विधेयक के पारित होने थाईलैंड की स्थिति एशिया में सबसे उदार देशों से एक रूप में उजागर होगी। जब समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर एलजीबीटी मुद्दों की बात आती है तो देश में एक जीवंत और एलजीबीटी सामाजिक परिदृश्य स्थापित होता है। एलजीबीटी का मतलब इसमें समान सेक्स, जैसे पुरुष पुरुष या महिला महिला आपस में शादी करती हैं और उसको मान्यता देना है। ये सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझते लोग, क्योंकि प्रकृति में महिला और पुरुष की शादी होना का नर और मादा की शादी होती है, लेकिन अब आधुनिक युग में पुरुष पुरुष और महिला महिला शादी कर रहे हैं, इनको समलैंगिक या फिर एलजीबीटी बोला जाता है, सेम सेक्स में शादी करना। तो इसको थाईलैंड ने मान्यता दी है। एशिया के देश समलैंगिक विवाह को वैध बना रहे हैं। हाल के वर्षों में एशिया में एलजीबीटी अधिकार को लेकर प्रगति, कई देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की दिशा में कदम उठाए, जैसे ताइवान ने 2020 में नेपाल ने, जापान, दक्षिण कोरिया, अन्य देशों ने एलजीबीटी अधिकार को समर्थन पर बढ़ रहा है। तो ये सारे देश जो है समलैंगिक शादी को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन ने हुए दुर्घटनापूर्ण हमलों के लिए चीनी राज्य द्वारा समर्थित हैकरों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। साइबर खतरों का मुकाबला करने के संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने चीन से जुड़े व्यक्तियों और समूहों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध चीन द्वारा संचालित व्यापक साइबर जासूसी अभियानों के आरोपों के जवाब लगाए हैं, जिसमें राजनेता, पत्रकारों, बीजिंग के आलोचकों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। चीन के हैकरों द्वारा साइबर हमले द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका के उनकी कंपनियों, उनके राजनेता, उनके महत्वपूर्ण संस्थान, पत्रकार, राजनेता और जो चीन की बुराई करते हैं, ऐसे आलोचकों को और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों और सरकारी अधिकारियों की साइबर जासूसी की या उनके सिस्टम हैक किए, ऐसे कारण से चीन के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के ऊपर नए प्रतिबंध लगाए हैं। चीन और पश्चिमी पृष्ठभूमि क्या है? चीन और पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका के संबंधों में हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा है। साइबर सुरक्षा, बौद्धिक संपदा की चोरी और मानव अधिकार उल्लंघन की चिंताओं इन तनावों में आगे रही हैं। अमेरिका ने बार बार चीन पर प्रायोजित हैकिंग गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य अमेरिका कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाए आर्थिक और रणनीतिक लाभ हासिल करना होता है। हैकर समूह। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी अभियान के पीछे हैकिंग समूह की पहचान एडवांस
परसिस्ट स्टेट थ्रेट 31 APT 31 के रूप में की है, जिसे जिरकोनियम, वायलेट, टाइफून, जजमेंट, पांडा और अल्टेयर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। साइबर जासूसी अभियान के संभावित लक्ष्य राजनेता और सरकारी अधिकारी जो चीन की आलोचना करते हैं, पत्रकार और मीडिया संस्थान, मानवाधिकार कार्यकर्ता और लोकतंत्र के पक्षधर, रक्षा, दूरसंचार और विनिर्माण क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व की कंपनियां चीन के साइबर संबंधित संवेदनशील मुद्दों विषयों पर काम करने वाले और शिक्षाविद। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा जो साइबर हमले होते हैं वो चीन के द्वारा ही किए जाते हैं। चीन अपनी रणनीतिक पहुंच को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने आप को हर देश के ऊपर रखने के लिए ये जासूसी हमले करवाती है, या हैकिंग सिस्टम को हैक करना, उसे सूचना एकत्र करना, उसके हिसाब से अपना आगे का प्लान बनाना, ये चीन में चलता रहता है। तो जो भी चीन की बुराई करता है, या जो बड़े बड़े राजनेता हैं जिनसे चीन को खतरा है, या जो विदेशी कंपनियां हैं, बड़े संस्थान हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उनकी सूचनाएं चुराना और उस हिसाब से अपनी नीतियां बनाना, मतलब अपने फायदे के लिए वो ये सब करता रहता है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 प्योम 3 का परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 प्योम 3 को पृथ्वी की वायुमंडल सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराकर एक और उपलब्धि हासिल की है, जिससे कक्षा में कोई मलबा नहीं बचा है। ये जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल प्योम 3 का परीक्षण किया गया है, इससे क्या होता है कि जब कोई अपने देश से उपग्रह लॉन्च करते हैं, तो जो PSLV जो रॉकेट है जो उसको वायुमंडल में ले जाता है, वायुमंडल से ऊपर ले जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब वापस आता है तो समुद्र में गिरता है और उससे अंतरिक्ष में मलबा भी फैल जाता है। तो अब ऐसा सिस्टम बना रही है इसरो, जिससे एक हवाई जहाज की टाइप में होगा, जो रॉकेट को मतलब अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट जाते हैं इनको लेके जाएगा, और उसके बाद वो हवाई जहाज की तरह वो पुनः वायुमंडल में प्रवेश करके आ जाएगा। प्योम 3 मिशन के उद्देश्य और पेलोड। प्योम 3 को नव विकसित स्वदेशी प्रणालियों का पर प्रौद्योगिक प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए 9 अलग अलग प्रयोगिक पेलोड से सुसज्जित किया गया था। इसमें 6 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं NGE द्वारा इन स्पेस ई के माध्यम से विकसित किए गए थे। इन पेलोड का मिशन उद्देश्य को लॉन्च करने के 1 महीने के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कक्षा से बाहर निकलना और प्रवेश करना। सभी उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद PSLV ने अपने अंतिम चरण को प्योम 3 नामक 3 अंशीय स्थित प्लेटफॉर्म में परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद चरण को 360 किमी की ऊंचाई से 350 किमी की ऊंचाई पर ले जाया गया, जिसे पुनः प्रवेश की प्रक्रिया में तेजी आई। चरण को निष्क्रिय करने के लिए भी उपाय किए गए, जिसमें आकस्मिक ब्रेकअप के जुड़े संभावित जोखिम को कम करने के लिए अपशिष्ट प्रोदकों को हटाना शामिल था। प्रभाव, स्थान और ट्रैकिंग। प्राकृतिक शक्तियों मुख्य रूप से वायुमंडल प्रतिरोध के प्रभाव में उपचयन की कच्ची ऊंचाई लगातार घटती जा रही थी। उम्मीद थी कि 21 मार्च 2024 को प्योम 3 उत्तरी प्रशांत सागर से टकराएगा। पुनः प्रवेश के करीब पहुंचने तक प्योम 3 को ISTRAC ग्राउंड स्टेशन द्वारा ट्रैक किया गया था, और श्रीहरिकोटा के मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार मोटर ने भी 21 मार्च की सुबह पर PS4 चरण को ट्रैक किया है। शिक्षा स्टार्टअप NGI के लिए अवसर। प्योम प्लेटफॉर्म के जरिए जो कम अवधि में अंतरिक्ष प्रयोगों के संचालन के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में कार्य करता है। इसमें शिक्षाविदों, स्टार्टअप और NGA के लिए अपने नए पेलोड के माध्यम से प्रयोग करने का नए अवसर खोले हैं। 27 मार्च विश्व थिएटर दिवस, वर्ल्ड थिएटर दिवस मनाया गया है। विश्व थिएटर दिवस WTD मंच की शक्ति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 27 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह थिएटर कला के महत्व को भी बताता है, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ाना, मनोरंजन करना
सीखना और बदलाव जारी रखना सिखाता है। इस दिन की शुरुआत 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूट ITI द्वारा की गई थी, जो कला प्रदर्शन के लिए वैश्विक संस्थान है। उस दिन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो कला रूप थिएटर के मूल और महत्व को समझते हैं, और यह दिवस सरकारों, राजनेताओं और संस्थानों के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य कर रहा है, जिन्हें अभी तक लोगों के लिए और उसके मूल को मानता दी है। स्टेशन शीर्षक चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट। सरकार ने जो हमारा चंद्रयान 3 जहाँ पे चंद्रमा पे लैंड किया था, उसका नाम शिव शक्ति रखा है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग विक्रम लैंडर के उतरने वाले स्थान के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अगस्त 2023 के घोषणा के बाद लिया गया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। ग्रहों के नामकरण का राजपत्र जो है IAU द्वारा स्वीकृत ग्रहों के नामों का दस्तावेजीकरण करता है। उसने स्टेशन शिव शक्ति को भारतीय पौराणिक कथाओं से एक विशेष सत्य के रूप में परिभाषित किया है, जो प्रकृति के पुरुषत्व शिव और स्त्रीत्व शक्ति द्वैत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने वाले नामों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिव मानवता कल्याण के लिए संकल्प का प्रतीक है, जबकि शक्ति उन संकल्पों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है। ग्रहीय नामकरण। स्थलीय नामकरण के समान ही ग्रहीय नामकरण का उपयोग किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर विशेषताओं को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। जैसे चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर साफ लैंडिंग करना था, जिसे विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक पूरा किया था। लैंडिंग साइट जिसे अब आधिकारिक तौर पर स्टेशन शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पिछले चंद्रयान और का जो नामकरण हुआ था, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पहले 15 साल पहले भारत ने चंद्रयान 1 मिशन मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को किया था, जो चंद्र के सतह पर प्रभाव डाला था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम के सम्मान में प्रभाव स्थल का नाम जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल रखा था। इसी तरह चंद्रयान 3 की लैंडिंग के घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह बताया कि स्थान का नाम चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा। चंद्रयान 2 जो गया था भारत से, उसकी सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो लेकिन उसका भी नाम जहाँ पे वो लैंड किया था उसका नाम तिरंगा रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया है। 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 द्वारा सह प्रायोजित यह प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे और मानवाधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षित और भरोसेमंद हो। AI तकनीक के तेजी से विकास में इसके संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है, जिससे मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव शामिल है। यह प्रस्ताव AI के विकास को आकार देने और उसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला में नवीनतम है। संयुक्त राष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया है। 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नई तकनीक है, इससे उद्योगों का, लोगों का काम आसान हो, ये चीज़ों को सरल बनाता है, लेकिन इसके साथ इससे जोखिम भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसका गलत अगर दुरुपयोग किया जाए तो इसके हमारे समाज पे बहुत बुरा असर हो सकता है। कोई भी सूचना, गलत सूचना तेजी से फैलती है आज के टाइम में, तो इसका कैसे सही से क्रियान्वयन हो, सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो और मानवाधिकारों का सम्मान हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने AI का कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया है, जिससे 123 देशों ने इसमें सह प्रायोजक रहे हैं।
इसका उद्देश्य है विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करना या सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों के पास एआई से लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताएं विकसित हों, मानवाधिकार की रक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हो, जोखिम और संभावित नुकसानों के लिए एआई की निगरानी करना, गोपनीयता नीतियों को मजबूत बनाना और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भूटान देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हुए थे। इस यात्रा के दौरान भूटान और चीन द्वारा अपने सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीजिंग द्वारा हिमालयी राष्ट्र के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान भारत द्वारा भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी सहायता को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का निर्णय लिया है। भूटान और भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और भारत भूटान के जो विकास की परियोजनाएं हैं हर साल अपने बजट से एक अमाउंट देता है। पहले ये 5,000 करोड़ रुपए 13वीं पंचवर्षीय वहाँ की जो भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना है उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए अनुमोदित किया था, विकास के लिए देने के लिए था। उसको जो है वो 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। और इसी के तहत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए तो उनको ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न दिया जाता है वैसे वहाँ का वो सम्मान है। यात्रा की जो मुख्य विशेषताएं रही इसमें मोदी ने अपने भूटानी सदस्य शेरिंग तोब्गे के साथ वार्ता की तथा नरेश जिम्मे नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। भारत और भूटान ने पेट्रोलियम, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और समझौते किए। दोनों देशों ने अपने बीच रेल संपर्क के लिए भी समझौता किया है। मोदी ने ब्रांड भूटान बिलीव और गेलिफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना सहित नरेश की पहलों का पुरजोर समर्थन किया है। इसी के बाद भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। भारत और भूटान की आपसी सुरक्षा पर अपने सहयोग और संतोष व्यक्त किया तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर घनिष्ठ समन्वय जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने जारी संयुक्त वक्तव्य में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया है। भूटान भारत के हितों के लिए सजग रहा है और उससे चीन के साथ चल रही सीमा वार्ता के बारे में भारत सरकार को लगातार सूचित रखा है तथा डोकलाम पर अपना वादा नहीं छोड़ा है, जिसका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग ने भूटान को भरोसा दिलाया गया है कि 5 वर्षों में भारत का सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जिसमें व्यापार, संपर्क, ऊर्जा के सहयोग की नई संभावनाएं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तहत नए हवाई अड्डे, रेल संपर्क, जलमार्ग सहित बेहतर संपर्क के उपायों को जल्द ही फलीभूत किया जाएगा। इसके अलावा 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता को दुगना कर दिया गया, 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ दिया। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। साइमन हैरिस एक आयरिश राजनीतिक हैं जो लियो वाराडकर के अचानक इस्तीफे के बाद आयरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए वर्तमान समय में सबसे पसंदीदा है। 37 वर्षीय हैरिस वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री थे और अपनी युवावस्था से फाइन गेल पार्टी के सदस्य रहे हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी उम्र भी 37 साल है और ये अपने युवा अवस्था टाइम से ही फाइनल गेल पार्टी जो वहाँ सत्ताधीश पार्टी है उसके सदस्य रहे हैं। हैरिस का जन्म 1986 में आयरलैंड के विक्लो में हुआ था। उनकी पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए डाल्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, लेकिन राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरा नहीं की और वो साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 22 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विचार का प्रस्ताव इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग्स डिसीज ने किया था।
इस दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चिन्हित किया गया है। इस बीमारी के कारण होने वाले विनाशकारी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दिवस को चिन्हित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर दिन लगभग 4000 लोग तपेदिक के कारण अपना जीवन खो देते हैं। साथ ही बीमारी के कारण लगभग 30,000 लोग बीमार पड़ते हैं। 24 मार्च क्यों? हर साल 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसी दिन तपेदिक पैदा करने वाले जीवाणुओं की खोज की घोषणा की थी। इसीलिए 24 मार्च को हर साल विश्व तपेदिक दिवस विश्व क्षय रोग या विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को असम राइफल दिवस स्थापना दिवस है। राइजिंग डे ऑफ असम राइफल। 24 मार्च असम राइफल स्थापना दिवस मनाया जाता है। असम राइफल भारत का सबसे पुराना सैनिक बल है। इसकी शुरुआत यह ब्रिटिश राज के तहत 1835 में की गई थी। असम राइफल के बारे में 5 रोचक तथ्य हैं। यह दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र सैनिक बल है। असम राइफल है, इसका मतलब है कि इसका नियंत्रण भारतीय सेना के पास है, जबकि इसका वेतन और बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इसके 65,143 कर्मियों की स्वीकृत संख्या के साथ असम राइफल की 46 बटालियन है। असम राइफल के प्रथम विश्व युद्ध सहित कई संघर्षों में काम किया है, जहां असम राइफल ने मध्य पूर्व और यूरोप में सेवाएं दी, जबकि द्वितीय विश्व में असम राइफल ने मुख्य रूप से बर्मा में सेवाएं दी थी। यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी शुरुआत 1835 में की गई थी। असम राइफल का आदर्श वाक्य है सेंटिनियल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका गठन ब्रिटिश राज में वर्ष 1835 में किया गया है। पहले इसका नाम चेचर लेवी हुआ करता था। 1917 में असम राइफल का नाम असम राइफल रखा है। इसका आदर्श वाक्य उत्तर पूर्व के पहले। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बल है। तो आज के लिए इतना ही। इसका पहला पार्ट आज बना रहे हैं। इसके बाद जो इसके टॉपिक बचे हुए हैं, इसका दूसरा पार्ट में उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें लगभग 25 टॉपिक कवर किए हैं। अगले वीडियो में और सारे टॉपिक कवर करेंगे जो मार्च से करंट अफेयर से संबंधित हैं। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।